हम लोग बात कर रहे थे राज्य के अकृत्यात्मक दायित्व पे। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो ये पूछा ही जाना है। उस दिन बात की थी हमने कि अकृत्यात्मक दायित्व कहते किसको, इस पर बात हुई थी। और आज राज्य का अकृत्यात्मक दायित्व आज की डेट पर क्या है? क्योंकि आदमी का अकृत्यात्मक दायित्व ये तो होगा, इंडिविजुअल नागरिक इसका अकृत्यात्मक दायित्व होगा, लेकिन राज्य जो आज की डेट में बहुत सारी गतिविधियां चला रहा है, क्या उसका कोई राज्य अकृत्यात्मक दायित्व होगा? यदि राज्य के द्वारा कोई अकृत्य किया जाता है, राज्य के द्वारा अकृत्य किया जाएगा, मीनिंग दरबाई उसके सेवकों द्वारा अकृत्य किया जाएगा। और जब टॉर्टियस लाइबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां एक सिद्धांत आएगा, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी में सेवक के कार्य के लिए स्वामी दायी होगा, क्योंकि वहां एक सिद्धांत आएगा और वो सिद्धांत उचित है कि सेवक जो कुछ करता है वो मालिक के लाभ के लिए करता है। सेवक का अपना कोई लाभ उसमें होता ही नहीं। कोई भी काम सेवक करेगा तो सेवक को तो सिर्फ तनख्वाह मिलनी है, उस काम से जो लाभ होना है वो मालिक को ही मिलना है। तो जब लाभ मालिक लेगा तो नुकसान भी मालिक ही उठाएगा। जब विकेरियस लायबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ 2-3 बातें देखी जाएंगी। एक, सेवक ने जो कुछ किया, क्या वो नियोजन के अनुक्रम में किया? यानी जो काम करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था, क्या वो वही कर रहा था? कुछ और तो नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ और कर रहा था तो पर्सनली लायबिल है, तो मालिक लायबिल ये क्यों हो? भाई सीधी बात है कि इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट वो अपने नियोजन के अनुक्रम में काम कर रहा हो, तब मालिक का काम कर रहा था ये कहा जाएगा। और जो मालिक का काम कर रहा था तब मालिक को उसके कार्य के लिए दायी ये होना चाहिए। अगर वो इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ये कई कर ही नहीं रहा था, ठीक है ना, वो नियोजन के अनुक्रम में काम कर ही नहीं रहा था, तब ये कैसे कहा जा सकता है कि मालिक दायी है? ठीक है, उसका नियोजन के अनुक्रम में काम करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य यह होना चाहिए। अगर उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य उस व्यक्ति के प्रति है जो अकृत्य से पीड़ित हुआ है, उस व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं था, तो भले ही वो अपने नियोजन के अनुक्रम में काम कर रहा था और अकृत्य से पीड़ित इस व्यक्ति के प्रति उसका व्यवहार नेग्लिजेंट रहा हो, लेकिन फिर भी मालिक को दायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सबसे पहले सेवक दायी होना चाहिए। अगर यानी वो ये देखा जाएगा कि अगर सेवक अपने स्वामी के लिए काम न कर रहा होता, अपने लिए कर रहा होता, तो क्या उन दशाओं में जो दशाएं हैं सेवक दायी होता संबंधित व्यक्ति के प्रति? ठीक है, यदि हां तो मालिक भी दायी होगा। अगर सेवक ही दायी नहीं होता तो मालिक क्यों दायी होगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। यानी मालिक का दायित्व तो द्वितीयक है, सेवक का दायित्व तो प्राथमिक है। सबसे पहले सेवक का दायित्व यह निर्धारित किया जाता है। ये जब हम लोग अपकृत्य विधि पढ़ेंगे तब विस्तार से इन सारी बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि क्या कोई ड्यूटी सिचुएशन थी, यानी सेवक जिससे अकृत्य हुआ है उसका संबंधित व्यक्ति के प्रति कोई सावधानी बरतने का कर्तव्य था, ठीक है, ड्यूटी टू टेक केयर,
यानी ड्यूटी सिचुएशन ये थी या नहीं, और अगर थी तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ या नहीं। ठीक है, ड्यूटी सिचुएशन थी, इतने से ही तो काम नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, हम अपनी रास्ते जा रहे थे, तेजी से जा रहे थे, ठीक स्पीड में थी हमारी गाड़ी, तो स्पीड में गाड़ी चलाना कोई अकृत्य अपराध तो नहीं है। अगर तेजी में गाड़ी चलाना अकृत्य अपराध हो तो गाड़ियों में स्पीड, ठीक है, इससे संबंधित प्रतिबंध लगाए जाए कि सब 40 से ऊपर गाड़ी चलेगी ही नहीं, बल्कि उल्टा है, बहुत तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ियां ये बनाई जा रही, चाहे रेलवे हो और चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, बहुत तेज स्पीड से जो चले वो बन रही है। तो हम अपनी गाड़ी से तेज स्पीड से जा रहे थे, ये तो कोई अकृत्य अपराध नहीं, हम जा रहे थे और आप अकस्मात अपने घर से निकलकर बिना कुछ देखे सड़क पर आ गए, तो हमने कौन सा ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया? एक्सीडेंट तो होना ही होना, लेकिन इस एक्सीडेंट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमने नहीं किया है, बल्कि आपका आपके प्रति जो सावधानी बरतने का कर्तव्य था उसे आपने भंग किया है। आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह देखा जाएगा कि ड्यूटी टू टेक केयर यह होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी टू टेक केयर के बाद ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ या नहीं, और अगर दोनों बातें मिल गई फिर तीसरी बात देखी जाएगी कि क्या सेवक इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अपने नियोजन के अनुक्रम में काम कर रहा था, यानी जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया था क्या वही कर रहा था? ऐसा तो नहीं वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, यदि यह भी इस्टेब्लिश हो गया कि नियोजन के अनुक्रम में काम कर रहा था तो मालिक दायी होगा, ठीक है, सेवक के कार्य के लिए। ठीक है, काम सेवक ने किया लेकिन दायी मालिक होगा। यह सिद्धांत अपकृत्य की विधि में लगभग 150-200 सालों से चल रहा है, और इसके चलने का अपना आधार है, क्योंकि कानून में कोई भी सिद्धांत अनौचित्यपूर्ण तरीके से नहीं चल सकता। यानी सेवक गलती करे और मालिक दायी हो जाए, ये तो बात प्रथम दृष्टया अन्यायपूर्ण लगती है। अपकृत्य सेवक ने किया और प्रतिकर मालिक ने, यह बात प्रथम दृष्टया ही अन्यायपूर्ण लगती, लेकिन यह कतई अन्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए अन्यायपूर्ण नहीं है कि जैसा शुरुआत में हमने कहा कि काम का लाभ ये आप लेंगे, तो काम से यदि कोई नुकसान हुआ तो कौन देगा? काम जो कुछ किया जा रहा था उसका जो मैक्सिमम लाभ होना था वो तो आप लेंगे। ठीक है, बस चलाई जा रही थी, उसमें जो यात्री यात्रा कर रहे थे उनसे जो किराए की वसूली हो रही थी वो तो आप ले रहे थे। ठीक है, और प्रतिदिन ले रहे थे, यानी महीने में लाखों रुपए ये तो आप ले रहे थे। ठीक है, और वो बस ही चला रहा था नियोजन के अनुक्रम में, आपने ही उसे नियुक्त किया, और उसने अपनी ड्यूटी यानी जो ड्यूटी टू टेक केयर थी उसकी पदयात्रियों के प्रति, पैदल चलने वालों के प्रति, उस ड्यूटी टू टेक केयर को भंग किया, और पैदल चलने वाला यात्री घायल हो गया। तो आपके सेवक ने ड्यूटी टू टेक केयर भंग किया, उसकी नियुक्ति किसने की? आपने। ठीक है, तो ये अगर उसने कोई गलती की तो ये आपके और उसके बीच का मामला है। ठीक है, जो पदयात्री घायल हुआ है उसका क्या दोष? वो तो आप दोनों के अपकृत्य का परिणाम ये भुगत रहा है। आपने उसे नियुक्त किया और उसने जो ड्यूटी थी
ठीक है, पदयात्री के प्रति उसको भंग किया, तो अपकृत्य कौन देगा, प्रतिकर कौन देगा? आप दोनों। भाई आपको देना चाहिए और सेवक को देना चाहिए। ठीक है, प्रथम दृष्टिया ये बात निकल आई। ठीक, फिर सेवक क्यों दे, अगली बात पे आ जाइए। सेवक क्यों दे? क्योंकि महीने में जितना किराया आता था तो वो तो आप लेते थे। ठीक है, वो तो महीने में सिर्फ कुछ तनख्वाह ये लेता था। ठीक है, तो मैक्सिमम लाभ जब आप लेंगे तो मैक्सिमम नुकसान ये कौन झेलेगा? ठीक है, एक जस्टिफिकेशन तो ये है सेवक और स्वामी के बीच अप्रत्यात्मक दायित्व को स्वामी के ऊपर रखने का। फर्स्ट जस्टिफिकेशन तो ये है। और एक सेकंड जस्टिफिकेशन भी है, और वो जस्टिफिकेशन पब्लिक पॉलिसी के आधार पर है। अगर हम सेवक को पीड़ित के प्रति, ठीक है, उसके द्वारा किए गए अकृत्य के लिए दायित्व के अधीन कर भी दें, ठीक है, हम ये कह दें कि या तो जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो पीड़ित के प्रति पूर्ण था, ठीक है, या मालिक के साथ मिलकर, ठीक है, अंशतः, यानी आधे आधे का मामला पीड़ित के प्रति दायी होगा। अगर हम ये कह भी दें तो पीड़ित को क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। अगर हम ये कहें कि वो एब्सोल्युटली लायबल होगा पीड़ित के प्रति, तो क्या कर लोगे? ड्राइवर की खाल खींच लोगे। वो लाएगा कहां से प्रतिकर? क्योंकि अगर वो इतना ही बड़ा आदमी होता तो नौकरी क्यों कर रहा होता? ठीक है ना। 99% मामलों में जो ड्राइवर होगा वो पीड़ित को कुछ भी देने में असमर्थ होगा। और कानून का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो अपकृत्य विधि हम लोग पढ़ेंगे तो कानून का उद्देश्य देखेंगे अपकृत्य विधि का। वो कहती है कि हमें पीड़ित को उसी दशा में वापस लाना है जिस दशा में वो होता यदि अपकृत्य न हुआ होता। इस दशा में वापस लाना, यह अपकृत्य विधि का उद्देश्य है। तो वो उस दशा में कैसे वापस आ जाएगा? क्योंकि हम ये कह भी नहीं कि 100% प्रतिकर की राशि ये ड्राइवर देगा, तो भी ड्राइवर दे ही नहीं पाएगा, देगा कहां से? ठीक है, तो अपकृत्य विधि का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। और अगर हम ये कहें कि सीमा तक ड्राइवर दे सकता है, उस सीमा तक दे, तो ड्राइवर, ठीक है, बहुत ज्यादा दोष न होते हुए भी, क्योंकि लाभ मालिक ले रहा है, तो ड्राइवर उस दशा में पहुंच जाएगा जहां उसके परिवार को और उसे भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। और कानून ये नहीं चाहता, क्योंकि कानून के लिए तो दोनों नागरिक हैं, पीड़ित भी और ड्राइवर भी और मालिक भी। ठीक है, तीनों नागरिक हैं, तो तीनों के बीच हमें कुछ समन्वय बिठाना पड़ेगा। और अगर हम ये कह दें कि आधा आधा देंगे तो भी ड्राइवर की स्थिति, ठीक है, दयनीय ही रहेगी, क्योंकि वो आधा देने की स्थिति में भी नहीं है। और ये अनुचित भी है, क्योंकि पूर्ण लाभ मालिक ले रहा था। इसलिए स्वामी और सेवक इन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता मानने के बावजूद भी अपकृत्य विधि यह कहती है कि जो सेवक ने अपकृत्य किया और अपने नियोजन के अनुक्रम में किया, या तो नियोजन के अनुक्रम में ना हो, और अपकृत्य किया मीनिंग देयर बाय उसकी जो ड्यूटी टू टेक केयर थी उसको भंग किया। ठीक है ना। अपकृत्य का मतलब क्या हुआ? ड्यूटी टू टेक केयर को भंग किया, और उसने अपकृत्य किया। तो इस दशा में स्वामी को ही दायी होना चाहिए दो आधारों पर। एक तो जो सुपीरियर है, ठीक है, यानी
जो अच्छी स्थिति में है उसके ऊपर ही उत्तरदायित्व रखा जाना चाहिए। जो इंफीरियर स्थिति में है उस पर आप उत्तरदायित्व रख भी देंगे तो वो भी मर जाएगा और उत्तरदायित्व पूरा भी नहीं होगा। इसलिए रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ये एक अपकृत्य विधि में सिद्धांत चलता है जिसके आधार पर मालिक को उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, जब सेवक अपकृत्य करता है उस दशा में, ठीक है ना, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। ठीक है, और एक और औचित्य है कि अगर सेवक काम ना कर रहा होता तो चूंकि काम मालिक का है तो मालिक ही उस काम को कर रहा होता, यानी सेवक का हाथ मालिक का हाथ है। दिख रहा है केवल कि वो सेवक का हाथ है, इनफैक्ट वो मालिक का हाथ है। इसलिए भी विकेरियस लायबिलिटी में, ठीक है, सेवक के अपकृत्य के लिए मालिक दायी होता है। ये आपका लगभग 150-200 साल पुराना अपकृत्य विधि में सिद्धांत है। अब सवाल यह है कि राज्य, हमने उस दिन चर्चा की थी कि राज्य की कई गतिविधियां हैं, कमर्शियल एक्टिविटी राज्य की है। ठीक है, राज्य अपने कामों को करता है, जो उसके काम वाकई हैं उनको करता है। राज्य के कुछ कृत्य विदेशियों के साथ, ठीक है ना, तो राज्य अपने काम करेगा, और राज्य जब अपने काम करेगा तो अपने सेवकों से ही करवाएगा, क्योंकि राज्य, हमने उस दिन भी कहा कि राज्य मतलब राज्य के 3 अंग, और उन 3 अंगों की संरचना व्यक्तियों से मिलकर होगी, और राज्य अपकृत्य करेगा यानी वे व्यक्ति अपकृत्य करेंगे। ठीक है ना, जो राज्य के सेवक हैं वो अपकृत्य करेंगे। अपकृत्य करेंगे मीनिंग दरबार, वे क्या करेंगे, अपने नियोजन के अनुक्रम में, इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, वे अपने कर्तव्य का जो उनका था संबंधित व्यक्तियों के प्रति सावधानी बरतने का, उसका भंग करेंगे। भंग करेंगे मतलब जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन हो ही जाएगा। दुर्घटनाएं तो होती है ना, उनके बारे में हमें सोच कर चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है कि राज्य ने अपने अकृत्य, ठीक है, राज्य ने अपने कृत्य को किया और उसमें अकृत्य हुआ, अर्थात राज्य के सेवक ने अकृत्य किया, तो क्या राज्य को प्रतिनिधिक रूप से दायी होना चाहिए या नहीं? ठीक है, यह सवाल उठा, और यह सवाल तीनों गतिविधियों के संबंध में उठा। राज्य की 3 गतिविधियां हैं, एक उसका कृत्य विदेशियों के साथ है, एक उसका कृत्य अपने नागरिकों के साथ है, और उसका जो कृत्य अपने नागरिकों के साथ है वो कृत्य प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का है। उसका अपने नागरिकों के साथ जो कृत्य है, एक उसकी प्रकृति व्यावसायिक तरीके की है, और दूसरी उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो कृत्य संप्रभु कृत्य कहा जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ राज्य कर सकता है, नागरिक दूसरे नागरिक के साथ वो कृत्य कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, राज्य का एक कृत्य कैसा है, विदेशियों के साथ। हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हम घुसे, ठीक है, या वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की हमने, ठीक है, या अभी जस्ट जो कुछ हुआ पहलगाम हमले के बाद वो हमने किया, और हम पाकिस्तान की सीमा में घुसे और घुसकर वहां के नागरिकों को हमने कितना भी नुकसान पहुंचाया, ठीक है, हमने पहुंचाया मीनिंग दैट भाई राज्य की सेना ने, यानी राज्य के सेवकों ने, वो एक्ट ऑफ स्टेट है, उसे अपकृत्य विधि की भाषा में बोलते हैं राज्य कृत्य, वो एक्ट ऑफ स्टेट है। ठीक है, जो विदेशियों के साथ है, और इसके लिए राज्य किसी के प्रति दायित्व के अधीन नहीं है, ठीक है, किसी के भी प्रति नहीं है। कोई न्यायालय सेना के दायित्व को निर्धारित करने के लिए कोई मुकदमा ये नहीं सुन सकते, क्योंकि न्यायालय सिर्फ म्युनिसिपल लॉ, यानी जो हमारे देश का कानून है,
उसके उल्लंघन की दशा में, ठीक है, मुकदमा सुन सकते हैं और उसका उल्लंघन उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में होना चाहिए, जहां उनकी अधिकारिता का विस्तार हो रहा है। देश के न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार सिर्फ देश की जो भूमि है उस पर हो रहा है। इस भूमि पर भले ही पाकिस्तानी नागरिक के साथ भी अगर कुछ हुआ होता तो सीपीसी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वहां देखेंगे कि विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र दोनों मुकदमा ला सकते हैं। कुछ चीजों को उन्हें पूरा करना पड़ेगा, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, वो ला सकते हैं। लेकिन जिस भूमि पर जो कुछ हुआ वो सब विदेशी भूमि पर था, जिस पर न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार नहीं है। इस राज्य कृत्य के संबंध में कोई न्यायालय कोई मुकदमा नहीं ला सकता। लेकिन राज्य कृत्य की विशेषता यह होती है, यह हमेशा विदेशी नागरिकों के साथ किया जाता है, ठीक है, हमेशा विदेशी नागरिकों के साथ होगा। तो इसके लिए कोई अप्रत्यात्मक दायित्व तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, चाहे सावधानी पूर्वक किया गया हो और चाहे नेग्लिजेंटली किया गया हो, ठीक है, चाहे ड्यूटी टू टेक केयर भंग हुआ हो और चाहे ड्यूटी टू टेक केयर भंग ना हुआ हो। यह हम उपेक्षा के अकृत्य की बात कर रहे हैं। जब अब लोग अकृत्य विधि में बात करेंगे तो अकृत्य अनेकों प्रकार के हैं, ठीक है। चूंकि राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व का निर्धारण विकेरियस लाइबिलिटी की लाइट में ही हुआ, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अन्यथा अगर राज्य किसी को सदोष परिरुद्ध करेगा, ठीक है, तो भी अपने सेवकों के माध्यम से करेगा, ठीक है ना, और राज्य को किसी को परिरुद्ध करना चाहिए, ठीक है, तो कानून के उल्लंघन पर करना चाहिए। अगर वो विद्वेष पूर्वक किसी को, ठीक है, जेल भेजेंगे या परिरुद्ध करेंगे तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन इसका अप्रत्य घटित होगा, ठीक है ना, और उसके लिए भी राज्य को दायित्व के अधीन रखा जा सकता है। लेकिन चूंकि राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व के सिद्धांत का विकास ये प्रतिनिधिक दायित्व के क्षेत्र में यानी नेग्लिजेंट यानी उपेक्षा के अकृत्य के साथ हुआ, इसलिए हम प्रतिनिधिक दायित्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और कोई कारण नहीं है। तो राज्य कृत्य जो है उसकी बाबत अप्रत्यात्मक दायित्व हो ही नहीं सकता राज्य का। इसलिए राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो एक सीधी लाइन लिखी जाती है कि राज्य कृत्य के संबंध में, एक्ट ऑफ स्टेट के संबंध में राज्य का कोई अप्रत्यात्मक दायित्व नहीं होता, ठीक है ना, कोई उसका अप्रत्यात्मक दायित्व नहीं। पहली लाइन यही लिखी जाती है कि राज्य के सेवक चाहे सावधानी पूर्वक और चाहे जैसे, क्योंकि अप्रत्यात्मक दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता जब वो राज्य कृत्य करता है, और राज्य कृत्य हमेशा विदेशियों के साथ होगा, इसलिए कभी भी अप्रत्यात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि अप्रत्यात्मक दायित्व है क्या, अप्रत्य है क्या, एक दीवानी दोष। शुरुआत में उस दिन हमने चर्चा की थी कि अप्रत्य एक दीवानी दोष है जिसके लिए अनिर्धारित प्रतिकर, ठीक है, ये दिया जाता है। और इस परिभाषा को और अमेंड करेंगे जब हम लोग अकृत्य विधि पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां कहते हैं अकृत्य एक दीवानी दोष है जो अपराध नहीं है, जो अपराध से भिन्न है, जो संविदा भंग से भिन्न है, जो अर्ध संविदा भंग इससे भिन्न है, और जिसके लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति यही अनुतोष है। ये उसकी कंप्लीट परिभाषा आती है। और अपराध से भिन्न क्यों है, उस दिन चर्चा हमने की। ये संविदा भंग से भिन्न क्यों है, दीवानी दोष इसको क्यों कह रहे हैं, सारी बातों पर बात पिछले क्लास में हुई थी। तो राज्य कृत्य के लिए राज्य का कोई अप्रत्यात्मक दायित्व नहीं हो सकता। अब राज्य का अपने नागरिकों के साथ कर्तव्य है, ठीक है, राज्य का ऐसा कृत्य जो उसने अपने नागरिकों के प्रति किया है, ठीक है ना, वे स्वयं दो प्रकार के हैं। उन कृत्यों को अगर प्रकृति के आधार पर विभाजित करें तो फिर वो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक ऐसा कृत्य जो राज्य ने अपनी कमर्शियल एक्टिविटी, अपनी व्यावसायिक गतिविधि इसे संचालित करते हुए किया है।
और राज्य ने किया है जब हम कहते हैं तो इसका मतलब भी आप ये लेंगे कि सेवकों ने किया, क्योंकि राज्य अपने में कोई चीज ही नहीं है। तो राज्य के सेवकों ने एक अकृत्य किया है अपने उस कर्तव्य को, ठीक है, करते हुए जो उन्हें राज्य ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में दिया है। जैसे आप देखते हैं राज्य फैक्ट्रियां चला रहा है, राज्य बस चला रहा है, राज्य रेलवे चला रहा है, ठीक है ना। ये राज्य की कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, चल रही, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल आदमी की बस चल रही वैसे रोडवेज की चल रही, जैसे आप किराया देकर उसमें बैठते हैं वैसे उसमें बैठते आता है खूब राज्य ने, ठीक है। रोडवेज को इतना फायदा हुआ, ठीक है ना। तो राज्य की एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, ठीक है, और राज्य की एक ऐसी एक्टिविटी है जो राज्य के अलावा कोई नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं राज्य का संप्रभु कृत्य, सोवरन एक्टिविटी, ठीक है। जैसे दंड देने का काम सिर्फ राज्य करेगा, ठीक है, न्यायपालिका राज्य है ना, ठीक है, दंड देने का काम सिर्फ राज्य, इन्वेस्टिगेशन अपराधों का सिर्फ राज्य, कार्यपालिका भी राज्य है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, आप नहीं, ठीक है ना। कहते खुद जासूस मत बनो, अपराध हुआ भी है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ही चोरी हुई और इनके पास चोरी का सामान है, आप इनसे मार के छीनेंगे नहीं, ठीक है। आप जाकर के रपट लिखाइए, पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ेगी। हां, जब तक आपका संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना हुआ है तब तक आप इनसे छीन लें, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें आप अगर, ठीक है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में दिए गए अधिकार की सीमा से आगे बढ़ गए तो उसमें भी अपराध हो जाएगा, और यह आपका रिस्क है, ठीक है। अगर आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपका जोखिम है। अगर आप उस सीमा से आगे बढ़े तो अपराध का जन्म होगा। आपके लिए सुरक्षित यही है कि आप लोक सेवकों की शरण लो, बाकी आपकी मर्जी, अधिकार है आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कब आप उसकी सीमा को पार कर गए ये आपको तो नहीं पता लगेगा, लेकिन जब विचारणा होगा तो अगर ये पा लिया गया कि आपने एक्सीड किया तो आप भी दायित्व के अधीन आएंगे। इसलिए सुरक्षित आपके लिए यही होगा कि आप मजबूरी हो तभी उस अधिकार का इस्तेमाल करें, अदरवाइज हमेशा लोक सेवकों की शरण लें, यही ठीक होगा। तो राज्य का एक संप्रभु कृत्य है, इस कृत्य को क्या बोलते हैं? संप्रभु, क्योंकि ये नागरिक नहीं कर सकता, सिर्फ राज्य कर सकता है। एक्ट ऑफ स्टेट या राज्य कृत्य जो आपने देखा था वो भी सिर्फ राज्य कर सकता था, आप नहीं, ठीक है। आपने तो अगर पाकिस्तान की सीमा में जाकर उन्हें मारना उड़ना शुरू किया तो हो सकता आप यहां कत्ल के लिए प्रोसिक्यूट हो, ठीक है, क्योंकि भारत का नागरिक किसी भी देश में अगर वो कृत्य करेगा जो भारत की धरती पर, ठीक, भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक अपराध माना जा सकता है, तो भारत का नागरिक यहां ऐसे ही प्रोसिक्यूट होगा मानो उसने भारत की धरती पर अपराध किया। तो यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, आप अलाउड नहीं। हां, ये खूब होता है, जैसे आरोप क्या लगे कि फलस्तीन में या ईरान में इस्राइल ने अपने जासूसों के माध्यम से विस्फोट कराए, ठीक है ना। हो सकता सच भी हो, और 90% संभावना इसी की है कि सच है, लेकिन जासूस का काम इसीलिए सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि अगर जासूस वहां पकड़ा गया तो हम ये कहेंगे नहीं कि हमारा आदमी है, हमारा नागरिक है, हम कहेंगे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पहले जब आप उस सेवा में भर्ती होते हैं तो आपको पता होता है, इसलिए उनका काम सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन, क्योंकि सैनिक अगर मरेगा तो उसे महावीर चक्र और परमवीर चक्र मिलेगा, हम कहेंगे ये हमारा सैनिक है, ठीक है। अभिनंदन पकड़े गए तो हमने कहा कि हाँ हमारा वो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उस समय कि अगर 24 घंटे में वापस नहीं आए तो आप परिणाम देखेंगे इसका, और 24 घंटे के अंदर ही वो बाघा सीमा छोड़ गए थे।
लेकिन हमारा जासूस अगर पकड़ जाएगा पाकिस्तान की धरती पर तो हम ये कहेंगे कि हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारा नागरिक है, हमारा घुस गया होगा, हम क्या करें? और जो वो करेगा उसका फायदा हम लेंगे। यही उस सेवा की सबसे वैसी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कह दिया कि हमारा है तो फिर हम पर अंतरराष्ट्रीय तौर पर आरोप लगेगा। ठीक है, कि ये अमुक गतिविधियां वो भी हमारे यहां करवा रहे, हम भी उनके यहां करवा रहे। पूरे सारे देश सबके यहां करवाते हैं, कोई ऐसा देश नहीं जो दूसरे देशों में ये ना करवाता हो, सब करवाते हैं। लेकिन कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता ये हमारे हैं। ठीक है, और फांसी मिलेगी तो भी जिस सरकार, नागरिक अगर हमारा कोई फांसी कहीं चढ़ने को है, जो कतर में वो, ठीक है, तो हमारी सरकार ने ये तक कहा कि हम गैस लेना बंद कर देंगे अगर नहीं छोड़ा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते आपसे कि छोड़ो, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज आपके साथ चल रही है बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जासूस पकड़ा जाएगा तो नहीं कहेंगे हम ये। ठीक है, वो मरेगा वहां। ठीक है, ये उसकी नियति है, और वो जो करता है उसका फायदा हम देते हैं, और हम ये कभी नहीं कहते ये हमारा नागरिक है इसलिए। और अगर हमने कह दिया तो हो सकता वो हमारे यहां भेज दें कि इनने हमारे यहां कत्ल किया, तुम प्रोसिक्यूट करो, हमें करना पड़ जाएगा। अगर अगर पकड़ लें वो और हमारा नागरिक हम ही को दे दें, अपने आप न चलाएं, वो भी चला सकते हैं ट्रायल। ठीक है, क्योंकि उनकी धरती पर किया, लेकिन वो ना भी चलाएं, हमें ही दे दें, तो भी हमें प्रोसिक्यूट तो करना पड़ जाएगा और सजा भी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम अपनी ही बात से पलट नहीं सकते। ठीक है, एक फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है, इसलिए राज्य कृत्य हमेशा राज्य के द्वारा होगा, आप नहीं कर सकते। तो राज्य कृत्य की भी विशेषता यह है कि राज्य के द्वारा ही होता है, और सोवरन एक्ट या संप्रभु कृत्य, इसकी भी विशेषता यही है कि यह राज्य के द्वारा ही होता है। दोनों में डिफरेंस यह होता है कि राज्य कृत्य हमेशा विदेशी नागरिकों के साथ है और संप्रभु कृत्य हमेशा नागरिकों के साथ है। नागरिकों के साथ राज्य दो प्रकार से व्यवहार करता है, यानी राज्य अपने नागरिकों के प्रति जो कृत्य करता है उसे नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सोवरन एक्ट और दूसरा कमर्शियल एक्ट, व्यवसायिक गतिविधि, दूसरा संप्रभु कृत्य। और राज्य जो विदेशियों के साथ करता है वो है राज्य कृत्य। राज्य कृत्य और सोवरन एक्ट यानी संप्रभु कृत्य दोनों राज्य ही करेगा, दोनों राज्य करेगा, नागरिक दोनों नहीं कर सकता। नागरिक ने दोनों में से कुछ भी करने का प्रयास किया तो नागरिक दंड पाएगा। तुम किसी को न्याय देना चाहो, उसने गोली मार दी, तुम कहो कि हम इसे फांसी चढ़ा देंगे तो तुम भी जेल जाओगे। ठीक है ना, तुम भी हत्या के आरोप से आरोपित किए जाओगे। न्यायालय की आदेशिका के अधीन जब जल्लाद किसी को फांसी देता है तो वो रक्षित है, जनरल एक्सेप्शन में आएगा, उसका कार्य अपराध नहीं है, आपका है। आपके सामने कत्ल हुआ फिर भी आप कातिल को फांसी नहीं दे सकते। तो संप्रभु कृत्य, राज्य कृत्य दोनों राज्य के द्वारा किए जाएंगे, नागरिक दोनों को नहीं कर सकता। लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि वो विदेशियों के साथ होता है, ये नागरिकों के साथ होता है। और दूसरे प्रकार का कृत्य कौन सा है? दूसरे प्रकार का कृत्य है व्यवसायिक गतिविधि राज्य की, जो नागरिक भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता। बस तुम भी चला सकते हो और नागरिक भी, वो राज्य भी चला सकता है। ठीक है, अब चूंकि कुछ काम राज्य के समझे गए, ठीक है ना, राज्य के काम समझे गए हैं वो, इसलिए उन कामों के प्रति कोई दायित्व हो। क्योंकि अगर आपने कुछ मजबूरी में किया, ठीक है ना, अगर आपने कुछ भी मजबूरी में किया है तो उस मजबूरी में किए गए काम के लिए आपको दंड नहीं मिलना चाहिए। यह भी एक जस्टिफिकेशन है। दंड मेरे मुंह से निकलना, दंड अप्रत्यात्मक दायित्व के क्षेत्र में शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दंड अकृत्य एक दीवानी
दोष है। ठीक है, तो दंड जैसे शब्द का प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन आदतन मुंह से निकलता है। तो अगर आप किसी काम को करने के लिए विवश हैं, तो उस कार्य के प्रति किसी को कोई अनुतोष देने के लिए आपको विवश नहीं किया जाना चाहिए, यह भी सिद्धांत है। अब राज्य, ठीक है, कुछ कृत्यों को करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, उसे वो करना ही होंगे। जैसे राज्य कृत्य उसे करना ही पड़ेगा। अगर विदेशी आक्रमण करेंगे हमारे यहां तो हमें करना ही पड़ेगा उनके। ठीक है, तो राज्य कृत्य करने को विवश है, मना नहीं कर सकता। ऐसे राज्य उन कृत्यों को जो संप्रभु कृत्य माने गए, जैसे न्याय प्रशासन, अपराधों का अन्वेषण और अपराधों का शमन, ठीक है ना, सुरक्षा, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, इन्हें चलाने के लिए विवश है, बाध्य है। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, अपराध हो जाए सब सरकार को गाली देते हैं। सरकार यानी राज्य, वो राज्य का कार्यपालक अंग है। क्योंकि सरकार ने कहा कि कत्ल करो, और क्या यह संभव है कि हर आदमी के पीछे एक पुलिस का सिपाही लगा दिया जाए? ये तो असंभव है। फिर भी कत्ल हो जाता है जंगल में, गाली सरकार खाती है। ठीक है, तो कुछ काम हैं जो राज्य करने के लिए विवश है। अब अगर उन कामों को राज्य कर रहा है जो करने के लिए वो विवश है, तो करेगा तो अपने सेवकों के माध्यम से, और सेवक ठीक से भी उस काम को कर सकते हैं और ठीक से नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और राज्य चूंकि अमूर्त संकल्पना, तो वो तो विवश ही है, उन कामों को उसे करना भी पड़ेगा और सेवकों के माध्यम से ही करना पड़ेगा, और सेवक ठीक से भी कर सकते हैं और सेवक ठीक से नहीं भी कर सकते। ठीक है, लेकिन ये ऐसी विवशताएं हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए कोई दायित्व तो नहीं होना चाहिए, यह भी न्याय का एक सिद्धांत है। हां, जिससे आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना, संप्रभु कृत्य में उसे कोई लाभ नहीं हो रहा, राज्य कृत्य में राज्य को कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी में राज्य को लाभ हो रहा है। ठीक है ना, तो जब कमर्शियल एक्टिविटी में आपको लाभ हो रहा है, तो कमर्शियल एक्टिविटी से होने वाली हानि वो भैया कौन लेगा? वो भी तो आप ही लेंगे। दिस इज द जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये हम उस जस्टिफिकेशन पर बात कर रहे हैं जिस औचित्य के आधार पर राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व तो हिंदुस्तान में आधारित है। ठीक है ना, यही वो जस्टिफिकेशन है जिस पर हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व को स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना, और पूरी दुनिया में कुछ कामों के लिए जिन्हें हमारे यहां सोवरन एक्ट कहते हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया में उन्हें सोवरन एक्ट कहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे सोवरन एक्ट, ठीक है, ऐसे संप्रभु कृत्यों के लिए राज्य का कोई अप्रत्यात्मक दायित्व तो माना ही नहीं गया। ठीक है ना, अप्रत्यात्मक दायित्व तो नहीं माना गया, कोई दायित्व तो नहीं माना गया, ये नहीं कहा है हमने, ये नहीं कहा हमने सिर्फ इतना कहा है कि राज्य का कोई अप्रत्यात्मक दायित्व तो नहीं माना गया पूरी दुनिया में। यानी ये पूरी दुनिया में है, ऐसा है नहीं, समझाने के लिए कह रहे हैं। पूरी दुनिया में स्थापित सिद्धांत हो सकता है कि राज्य ने अगर किसी को गलत बंद किया है तो उसे कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, यद्यपि ऐसा है नहीं, समझाने के लिए हम कह रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि वो संप्रभु कृत्य माना जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जस्ट टू समझाने के लिए कह रहे हैं। यानी संप्रभु कृत्यों के लिए, राज्य कृत्य के लिए पूरी दुनिया में कोई राज्य का प्रत्यात्मक दायित्व तो नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी जहां आपका लाभ हो रहा है या ऐसी गतिविधि जो कमर्शियल तो नहीं है, आपको कोई लाभ तो उससे नहीं हुआ, लेकिन वो सोवरन एक्ट भी नहीं माना जा सकता
और उससे दूसरे को हानि हुई है, आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपने बस की सीट ऐसे काट दी तो आपको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। लेकिन रोडवेज को तो नुकसान हुआ। ठीक है, आपने थूक दिया, ठीक है, दूसरे के मुंह पर गिरा, ठीक है, उसे क्षोभ और अपमान दोनों अनुभव हुए। आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसे नुकसान तो हुआ। तो ऐसी गतिविधियां जिनमें राज्य को लाभ नहीं हुआ लेकिन दूसरे को नुकसान हुआ, इन कृत्यों के लिए भी राज्य को उत्तरदायित्व के अधीन होना चाहिए। अर्थात मोटे में अगर कहें तो राज्य को एक्ट ऑफ स्टेट के लिए दायित्व के अधीन नहीं होना चाहिए, राज्य को सोवरन एक्ट इसके लिए दायित्व के अधीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी कृत्य हैं जिन्हें अकृत्य माना जा सकता है या जिन्हें अकृत्य के रूप में पहचान मिली है, हमने पिछले क्लास में यह भी कहा था कि सारे गलत अकृत्य नहीं माने जाते हैं, उनमें से जो बहुतायत से घटित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा घटित होते हैं और लोगों को उससे नुकसान होता है या अकृत्यकर्ता को उससे लाभ होता है, उसे पहचान कर कि ये बहुतायत से घटित हो रहा, बहुतायत से घटित होने वाले खांचे में ये फिट हो गया है, उसे अकृत्य की मान्यता राज्य के द्वारा विधान के माध्यम से या न्यायालय द्वारा घोषणा के माध्यम से दे दी जाती है। ठीक है ना। और ये जो कुछ किया जाता है उसे सामंत के विचार के मुताबिक किया जाता है। ठीक है। और जब इस प्रकार घोषित हो जाता है वो अपकृत्य, तो उसे नवीन अपकृत्य यह मान लिया जाता है और इसीलिए सामंत कहते हैं कि अपकृत्यों की विधि है, यानी यहां अपकृत्य नए माने जा सकते हैं। लेकिन कब माने जा सकते हैं? जब वे बहुतायत से घटित हो। ठीक है। और या तो अपकृत्यकर्ता को लाभ दें या अपकृत्य से पीड़ित को नुकसान दें, तो विनफील्ड के प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक है, अपकृत्य विधि जो दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है उसके मुताबिक उन्हें अपकृत्य माना जा सकता है। इसीलिए विनफील्ड और सामंत दोनों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उपयोग करके अब नए अपकृत्यों का जन्म होता है और इसीलिए अपकृत्य विधि को विकसित होती हुई विधि कहते हैं। यह आपको पिछली क्लास में हमने बात की थी। तो कमर्शियल एक्टिविटी है और ऐसी एक्टिविटी जिससे दूसरे को नुकसान हुआ, आपको लाभ भले ही ना हुआ हो, इन दोनों कामों के लिए राज्य का दायित्व होना चाहिए। ठीक है। सोवरन एक्ट चूंकि मजबूरी में, ठीक है, राज्य अपनी इच्छा तो नहीं कर रहा, वो उसका दायित्व है एज ए राज्य। एक्ट ऑफ स्टेट वो भी मजबूरी में कर रहा है वो, इसलिए उसमें दायित्व नहीं होना चाहिए। ऐसा न्यायोचित दिखाई देता है और जो कुछ न्यायोचित दिखाई देता वही कानून है। इसलिए माना यह गया है वर्ल्ड वाइड कि राज्य कृत्य के प्रति राज्य का कोई अप्रत्यात्मक दायित्व नहीं, संप्रभु कृत्य के प्रति राज्य का कोई अप्रत्यात्मक दायित्व नहीं। लेकिन वाणिज्यिक गतिविधि जिससे राज्य लाभान्वित है, ठीक है, उसमें किए गए अकृत्य के लिए राज्य दायित्व के अधीन, राज्य को प्रतिकर देना होगा। या फिर ऐसा कृत्य है जिसमें राज्य लाभान्वित तो नहीं लेकिन नागरिक नुकसान उठा रहा है, उसके लिए भी राज्य को प्रतिकर देना होगा। ठीक है। यह वर्ल्ड वाइड निर्धारित हुआ। हिंदुस्तान में यह बात पहली बार किसमें निर्धारित हुई? P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस मुकदमे में अधिकृत रूप से यह बात कही गई है। ठीक है। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दिस इज द केस। ठीक है। और ये 1700 कुछ में डिसाइड हुआ था। ठीक है। एग्जैक्ट सन आपको चाहिए तो गूगल फूगल पर डाल लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। 1700 कुछ में डिसाइड हुआ था। उस समय जब बंगाल में सुप्रीम कोर्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से स्थापित, बंबई में अलग सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, और मद्रास में अलग सुप्रीम कोर्ट था। यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम ये भी नहीं बना था। और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1861 के चार्टर के द्वारा हाई कोर्ट स्थापित हुए थे। यानी ना हिंदुस्तान में उस समय हाई कोर्ट थे और
सुप्रीम कोर्ट जो बोला जा रहा था वो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट का नाम था। ठीक है ना, जैसे तुम अपना नाम कलेक्टर रख लो तो तुम कलेक्टर नहीं हो जाओगे, ऐसे ही वो सुप्रीम कोर्ट था जो बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट से स्थापित था। ठीक है, और आपका वैसा ही सुप्रीम कोर्ट बंबई में स्थापित था, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित हुआ था, ये P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी ये का मुकदमा डिसाइड हुआ। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी में अधिकृत तौर पर चूंकि सोवरन एक्ट की बात हुई थी, इसलिए राज्य कृत्य के संबंध में एक भी शब्द उसमें नहीं कहा गया, लेकिन यह हमेशा से स्थापित है, ठीक है ना, कि राज्य कृत्य, इसके संबंध में राज्य का कोई दायित्व तो नहीं होता। ठीक है, अर्थात राज्य के कर्मचारी चाहे सावधानी पूर्वक चाहे असावधानी से किसी भी प्रकार से अगर राज्य कृत्य को करते समय कोई अपकृत्य करते हैं तो राज्य दायित्व के अधीन नहीं है, यह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। जो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी के तथ्य हैं, ठीक है, जो उसके फैक्ट हैं, वो फैक्ट आप लोगों ने खूब सुने हैं। ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट ही आप सुनते हैं और वो फैक्ट ही सिर्फ लिखते हैं, बाकी तो आप कुछ करते ही नहीं। LLB में हमने भी वही किया था, LLB में सब वही करते हैं और पास हो जाते हैं। इसीलिए आपको लगता है राज्य का प्रत्यात्मक दायित्व तो बड़ा आसान है, वो कतई आसान नहीं है। ठीक है, तो राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी में ये बताया गया पहली बार अधिकृत रूप से कि क्या है। ठीक है, तो उसके तथ्य आपको मालूम है कि किद्दरपुर डॉकयार्ड, ठीक है, किद्दरपुर डॉकयार्ड, इसके कर्मचारी एक लोहे के टुकड़े को, ठीक है, लेकर जा रहे थे और उनकी असावधानी के कारण वो टुकड़ा जमीन पर गिरा। ठीक है, उससे वादी का घोड़ा, वो घोड़ा गाड़ी पर था, बिदका और घोड़े को चोट आई। ठीक है, उन्हें सावधानी से उसको ले जाना चाहिए था। किद्दरपुर डॉकयार्ड के जो कर्मचारी थे उन्हें सावधानी से टुकड़े को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने असावधानी की। ठीक है ना, उनका ड्यूटी टू टेक केयर था, ठीक है ना, वादी के प्रति, क्योंकि वो जानते हैं कि सड़क से ले जा रहे हैं, अगर टुकड़ा नीचे गिरा तो सड़क पर घोड़े और ये सारी चीज चलती हैं, इस तेज आवाज से वो बिदक भी जाएंगे उनके। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना। तो देयर वाज अ ड्यूटी टू टेक केयर। ठीक है, वादी का कहना था कि इनका मीनिंग देयर बाय राज्य का मतलब राज्य के कर्मचारियों का मेरे प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था। ठीक है, देयर वाज अ ड्यूटी टू टेक केयर एंड दे वर एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, वो जिस काम के लिए नियुक्त थे वो वही कर रहे थे, अपना काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हो तो हम उनसे मांगेंगे प्रतिकार, अपना नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो अपने स्वामी का काम कर रहे थे, मीनिंग देयर बाय एट द रिलीवेंट टाइम दे वर एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड देयर वाज अ ड्यूटी टू टेक केयर अगेंस्ट मी। ठीक है, उनकी ड्यूटी थी कि वो मेरे प्रति सावधानी बरते, एंड दे हैव ब्रीच्ड देयर ड्यूटी। उन्होंने अपने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया है। दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है, द स्टेट मस्ट बी लायबल फॉर अस। ठीक है, राज्य हमारे प्रति दायित्व के अधीन है, इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वे हमें प्रतिकर दें, यह वादी की मांग है। ठीक है, अच्छा, हम एक बात बताना भूल गए थे कि स्वामी को सेवक के अप्रत्य के लिए इसलिए भी दायित्व के अधीन करते हैं क्योंकि स्वामी के पास अपनी प्रतिकर की धनराशि को, ठीक है, अन्य जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करके, अर्थात अन्य स्रोतों से
उस प्रतिकर की धनराशि को निकालकर अपकृत्य से पीड़ित को देना ज्यादा आसान होता है। यह भी हम देखेंगे कि कहां से काम आसानी से हो सकता है। ठीक है, उस समय मालिक कई सारे व्यापार कर रहा होता था, चलो यहां देना पड़ेगा, हम दूसरे व्यापार से निकाल लेंगे, वहां से दे देंगे। आज की डेट पर इंश्योरेंस ये एक चीज आई है। ठीक है, मालिक इंश्योर करा के रखता है सारी चीजों को। ठीक है ना, तो उसे खुद भी कुछ नहीं देना पड़ता। ठीक है ना, खुद भी कुछ नहीं देना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी वो देगी। और इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम जाता है। ठीक है ना, इसीलिए मालिक, और चूंकि राज्य आज सोशल वेलफेयर का स्टेट हो गया, इससे राज्य को मालिक की भी चिंता करनी है, से पीड़ित की भी करनी है और सेवक की भी करनी है। इसीलिए राज्य डंडे मारता है, तुम्हारा चालान कर देता है कि इंश्योरेंस है व्हीकल का नहीं है। बताओ, इंश्योरेंस नहीं होगा तो तुम तो प्रतिकर के अधीन रहोगे ही। ठीक है, मालिक के नाते, लेकिन तब तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना, इसीलिए राज्य अपने कर्मचारियों से चेक कराता है कि दिखाओ कार का इंश्योरेंस है, नहीं है, नहीं है तो तुम्हें अभी हम ठीक करते हैं, कार सीज। ठीक है, इंश्योरेंस कराओ पहले, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर दायी नहीं होगा, तुम होगे, और तुम होगे तो तुम्हारी चिंता करना भी एज ए सोशल वेलफेयर स्टेट हमारी ही जिम्मेदारी। इसलिए राज्य आज की डेट पर डंडे चलाता है। ठीक है, खैर वो बात वहीं रह गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मेरे प्रति दायी होना चाहिए, वादी का ये कहना है। अभी हिंदुस्तान में कुछ घोषित नहीं है। अभी हमने आपके सामने वो बातें रखी थी कि एक राज्य कृत्य होता है, एक सोवरन एक्ट होता है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है। अभी अधिकृत तौर पर हिंदुस्तान में कुछ भी डिसाइड नहीं है। अधिकृत तौर पर डिसाइड होने के द फर्स्ट अथॉरिटी, ठीक है, केम बिफोर द जुडिशरी विच वॉज एस्टेब्लिश एट दैट टाइम। ठीक है ना, ये पहली बार मुकदमा आया है। अब इसमें मांग हुई है कि राज्य के कर्मचारियों को, ठीक है, कि उनके द्वारा किए गए अकृत्य के कारण, ठीक है, राज्य के कर्मचारियों के द्वारा जो अकृत्य किया गया उसके लिए राज्य को प्रतिनिधिक तौर पर दायी होना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी सिचुएशन भी है, दे वर एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी है, अपने नियोजन के अनुक्रम में भी काम कर रहे थे, सावधानी बरतने का कर्तव्य भी था और सावधानी का कर्तव्य भंग भी हुआ, इसलिए हमारे प्रति दायी होना चाहिए। मुकदमा चला और अंतिम रूप से जो निर्णय आया उसमें पहली बार अधिकृत तौर पर P&O में निर्धारित हुआ कि अगर राज्य कमर्शियल एक्टिविटी चला रहा है जिससे उसे लाभ हो रहा है तो राज्य प्रतिकर देगा अपने सेवकों के द्वारा किए गए अकृत्य के लिए। सेवकों के द्वारा अकृत्य किया गया या नहीं किया गया, इसके लिए वही सिद्धांत लगेगी कि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, ड्यूटी टू टेक केयर था, भंग हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें लगेंगी। लेकिन एक बार स्टेब्लिश हो गया कि यस वो ऐसी गतिविधि संचालित कर रहे थे जो इनफैक्ट राज्य की थी, अर्थात उन्हें उस गतिविधि का लाभ नहीं मिलना था, राज्य को मिलना था, और उस गतिविधि को कमर्शियल कहा जाएगा, व्यवसायिक कहा जाएगा, तो राज्य प्रतिनिधिक तौर पर दायी होगा अपने सेवकों द्वारा किए गए अकृत्य के लिए। अच्छा, ये डिसाइड क्यों हुआ? उस समय राज्य कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी है दो प्रकार की हैसियतें धारित करती थी, ड्यूल कैपेसिटी थी उसकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब तक बंगाल जीत लिया था, ठीक है ना, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सरकार भी थी, राज्य भी थी। ठीक है, सरकार, न्यायपालिका, यानी राज्य, वो ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य भी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यवसायिक कंपनी भी थी जो व्यापार चलाती थी। ठीक है, प्रश्न यह था कि सरकार या राज्य के नाते उस समय जब वो ले जाया जा रहा था लोहे का टुकड़ा, तो राज्य के कर्मचारी व्यवसायिक गतिविधि कर रहे थे या सोवरेन एक्ट कर रहे थे, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। इसलिए P&O में पहली बार यह बात डिसाइड हुई
कि चूंकि उस समय राज्य व्यवसायिक गतिविधि भी चला रहा है, आज तो चला ही रहा, लेकिन आज से 200 साल 250 साल पहले का मामला है। उस समय राज्य व्यवसायिक गतिविधियां बहुत चलाता नहीं था, आज तो बहुत ज्यादा चला रहा है, आज तो बहुत ज्यादा चला रहा है, क्योंकि अब सोशल वेलफेयर का मामला आ गया। जब सोशल वेलफेयर का, तो स्कूल भी राज्य ने खोल रखे हैं, बस भी चला रहा है, रेलवे भी चला रखा, ठीक है, आज तो बहुत है, उस समय उतना नहीं था। लेकिन उस समय भी क्योंकि राज्य ही व्यापारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्यूल कैपेसिटी थी, इसलिए अधिकृत तौर पर उस समय निर्धारित हुआ है कि जो सोवरन एक्ट है, ये अगर राज्य कर रहा है, ठीक है, तो चूंकि वो तो उसकी विवशता है, मजबूरी है, ये उसमें कहा नहीं, लेकिन उसके पीछे का जस्टिफिकेशन है जो हमने आपको बताया कि अगर सोवरन एक्ट राज्य कर रहा है तो उसके सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राज्य प्रातिनिधिक रूप से दायी नहीं होगा। लेकिन अगर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो भले ही उसके कर्मचारियों द्वारा, यानी वो राज्य के द्वारा की जा रही, लेकिन चूंकि राज्य उससे लाभान्वित हो रहा है, इसलिए अपकृत्य से पीड़ित को वो प्रतिकर देगा। और यहां यह माना गया कि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था राज्य, इसलिए इस मुकदमे में प्रतिकर देना पड़ा राज्य को, ठीक है। सोवरन एक्ट इसको नहीं माना, लेकिन एक प्रिंसिपल आ गया कि सोवरन एक्ट कर रहा है तो राज्य नहीं देगा, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी चला रहा है तो देगा, ठीक है। लेकिन सोवरन एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये पॉइंट इन इशू नहीं था, ठीक है ना। उस मुकदमे में क्या था, ये पॉइंट इन इशू नहीं था, ये नहीं कहा गया था, ठीक है, किसी भी पक्ष के द्वारा। उन्होंने कहा था ये हमें प्रतिकर दें, क्योंकि इनके घोड़ा गाड़ी ले जा रहे थे, उन्होंने कहा हम प्रतिकर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम सोवरन हैं। सोवरन लाइबिलिटी पॉइंट इन इशू नहीं थी, ठीक है। सोवरन लाइबिलिटी के बारे में कोर्ट ने जो कुछ कहा, ठीक है, उसे इतरोक्ति माना जाएगा न्यायिक सिद्धांतों के मुताबिक, क्योंकि जिस बात को निर्धारित करना जरूरी है मुकदमे के निर्णय के लिए, उसी को, ठीक है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंस के तौर पर क्या लागू होता है, जो निर्णयाधार है, ठीक है, जिस पर निर्णय आधारित है, जो पॉइंट इन इशू है किसी भी केस में, ठीक है, तो पॉइंट इन इशू सोवरन लाइबिलिटी नहीं थी इस मामले में, ठीक है। लेकिन सोवरन लाइबिलिटी के संबंध में कोर्ट ने कहा, और यह कहा कि सोवरन, अगर सोवरन एक्ट कर रहा है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अगर संबंधित समय पर संप्रभु कृत्य कर रही होती तो वो लाइबल नहीं थी, लेकिन चूंकि संप्रभु कृत्य नहीं कर रही थी इसलिए लाइबल है। ये बातें कही गई। तो दो सिद्धांत निकल आए P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी से। कौन सा, कि संप्रभु कृत्य जब राज्य करेगा, ठीक है, तो यदि उसके सेवकों द्वारा कोई अपकृत्य किया जाता है तो वो किसी के प्रति दायी नहीं है। लेकिन अगर संप्रभु कृत्य नहीं कर रहा है, राज्य कमर्शियल एक्टिविटी यानी व्यावसायिक एक्ट कर रहा है जो संप्रभु कृत्य की श्रेणी में नहीं आता, तो वो दायी होगा अपकृत्य से पीड़ित के प्रति। ये P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी में निर्धारित हो गया, ठीक है। लेकिन संप्रभु कृत्य की जो बात है, ये कानून की दुनिया में ऑबिटर डिक्टा मानी जाएगी, ठीक है ना, इतरोक्ति इसको माना जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इन इशू उस मामले में नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये बात निर्धारित हो गई। अब जो स्थिति है, अब जरा अनुच्छेद 300 को एक बार देख लें, ठीक है। अनुच्छेद 300 क्या कह रहा है, जो अप्रत्यात्मक दायित्व से संबंधित आर्टिकल माना जाता है, ठीक है। कहता है भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, ठीक है, या उस पर वाद लाया जा सकेगा। और वाद का मतलब क्या हुआ, सिविल सूट, ठीक है। अप्रत्यात्मक दायित्व का एक
सिविल मामला है जिसके संबंध में वाद लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहता है भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए जाएं, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में, ठीक है, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन और तत्स्थानीय प्रांत या तत्स्थानीय देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। यह लिखा है। इसका मतलब एक बात तो तय होगी कि भारत सरकार पर वाद आ सकता है, और यह भी तय होगी कि भारत सरकार भी वाद ला सकती है, लेकिन आ भी सकता है। राज्य की सरकार वाद ला सकती है और राज्य की सरकार पर भी वाद लाया जा सकता है, ठीक है। इतना बस कहा कि अगर भारत सरकार या राज्य सरकार पर वाद लाना है तो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अगर भारत सरकार या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है और उस कानून में कोई तरीका लिखा गया कि इस तरीके से आप मुकदमा लाएंगे और इन दायित्वों के संबंध में मुकदमा लाएंगे, तो उस कानून के अधीन रहते हुए, ठीक है, उस कानून के अधीन रहते हुए, ऐसा कोई कानून यहां अभी बना नहीं, या सीपीसी बनी हुई है तो उसमें सिर्फ इतना कहा कि सरकार के खिलाफ मुकदमा लाना तो 2 महीने का नोटिस देना है, यानी 2 महीने का आप नोटिस दे दें, बस इतना ही, ठीक है। उसके अधीन रहते हुए क्या किया जा सकता है, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में, वे किसके लिए आया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे, उसी प्रकार, ठीक है, या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगी या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि यह संविधान अधिनियमित न किया गया होता, ठीक है, यदि यह संविधान अधिनियमित न किया गया होता तो भारत डोमिनियन और तत्स्थानीय प्रांत या तत्स्थानीय देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। ये जो शब्द लिखे हैं कि यदि यह संविधान अधिनियमित न किया गया होता तो जिस प्रकार भारत डोमिनियन और तत्स्थानीय देशी राज्य वाद लाते थे या उन पर वाद आता था, उसी प्रकार आज भी उन पर वाद लाया जा सकेगा और वे वाद ला सकेंगे। यही वो शब्द हैं जिनके कारण यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 300 में अप्रत्यात्मक दायित्व राज्य का वर्णित है। यही वो शब्द है, क्योंकि यहां लिखा है वाद ला सकते हैं और अप्रत्यात्मक दायित्व के लिए वाद ही लाना है। किस प्रकार लाएंगे, यदि यह संविधान अधिनियमित न हुआ होता तो जिस प्रकार वाद आता। अब देखना यह है कि यदि यह संविधान अधिनियमित न हुआ होता तो किस प्रकार वाद आता, ठीक है ना, किस प्रकार वाद आता, उस प्रकार और उन सब बातों के लिए वाद आ सकता है जो, ठीक है, पहले बताया गया। बस केवल इतना करना है कि इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अगर कोई कानून बने हुए हैं तो उन कानूनों के अधीन रहते हुए तो अन्य दीवानी दोषों के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो, टीपीएस से संबंधित हो, सबके लिए कानून बने हुए हैं, तो आपको उसके हिसाब से लाना है। अकृत्य के संबंध में अभी कोई कानून नहीं बना है तो अकृत्य के संबंध में उसी प्रकार वाद आएगा और उसी तरह से आएगा जैसे अगर यह संविधान अधिनियमित न हुआ होता तो आता। ठीक, अब जरा देखें पीछे कि अगर यह संविधान अधिनियमित न हुआ होता तो क्या होता। तो इस संविधान के अधिनियमित होने से पहले भारत का संविधान क्या माना जाता था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, उसमें भी यही शब्द लिखे थे। ठीक, 1935 का भारत सरकार अधिनियम से पहले भारत का संविधान क्या था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, उसमें भी यही शब्द लिखे थे। ठीक, 1919 से पहले क्या मानते थे भारत का संविधान, 1909 का मिंटो मार्ले अधिनियम,
उसमें भी यही शब्द लिखे थे। ठीक है, 1909 के मिंटो मार्ले सुधार से पहले भारत का संविधान क्या था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसमें भी यही शब्द लिखे थे। और 1858 से पहले, ठीक है, भारत का संविधान क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इंडिया की शुरू होती, और बल्कि 1858 से पहले 1785 का पिट का इंडिया एक्ट, और उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। और ये पी&ओ कब निर्धारित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, के द्वारा स्थापित, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए जब भी आप राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व के संबंध में बात करते हैं तो यह कहते हैं कि पी&ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी में जो अप्रत्यात्मक दायित्व निर्धारित हुआ था वही आज भी राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व है, वही दायित्व आज भी है। इसलिए पी&ओ को लिखा जाता है राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व के संबंध में। और पी&ओ में क्या डिसाइड हुआ, पी&ओ में डिसाइड हुआ कि सोवरन एक्ट के संबंध में अप्रत्यात्मक दायित्व नहीं है, राज्य कृत्य के संबंध में तो होता ही नहीं, ठीक है ना। सोवरन एक्ट के अलावा वेदर दैट इज कमर्शियल एक्ट, और ठीक है ऐसा एक्ट है जो कमर्शियल नहीं है लेकिन दूसरे को नुकसान हुआ, उस सबके लिए अप्रत्यात्मक दायित्व है। लेकिन कौन से एक्ट सोवरन माने जाएं और कौन से एक्ट सोवरन न माने जाएं, ये कुछ भी पी&ओ में नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा। और सोवरन एक्ट के लिए दायित्व नहीं होगा, ये क्या है, ऑबिटर डिक्टा, इतरोक्ति है, ठीक है। तो एक बात तय हो गई कि पी&ओ में जो कुछ बताया गया, ये पी&ओ में जो कुछ कहा गया वही आज की डेट पर राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व का आधार है। लेकिन पी&ओ से लेकर आज तक संप्रभु कृत्यों की सीमा में या संप्रभु कृत्यों के संबंध में बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो वो बदलाव क्या है और पी&ओ के बाद कैसे विकसित हुआ है सारा मामला, उस पर कल बात करेंगे, और कल संभवतः यह समाप्त हो जाना चाहिए।